हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो कैसे हो यार आप लोग। स्टार्ट करेंगे। जो पीछे वीडियो हमने एंड करी थी, जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे, उसको फिर से फर्दर एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कौन सी वो जरूरी चीजें हैं जो यहाँ पे काम आने वाली है। ओके और जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म हमारे प्लस वन फिजिक्स प्लस टू फिजिक्स से रिलेटेड है, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले सेकंड वीडियो के अंदर, ठीक है। और उन्हीं से मिलते जुलते यार डायरेक्ट ही क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। सो डोंट वरी। और होप्स हो कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी और बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में एंटर कर गया होगा, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, इतना आप करते रहना। और एक चीज मैंने आपको और बोल रखी है कि जब भी जो भी यूनिट हम पढ़ रहे हैं, जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसकी एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रीडिंग आप करते रहे। रीडिंग आपने जस्ट करनी है, मतलब अपनी नजरों में उसको एक बार निकाल लेना है, ठीक है। इतना करना है काम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ जो डायमेंशन बेसिक्स हैं वो बिल्कुल आपके याद होने चाहिए। इतना आप समझ के चले कि वो आपको याद होनी चाहिए, जिससे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे सो वहां पे उनका यूज होगा तो वो आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए एटलीस्ट। व्हाट इज दैट? सबसे पहला ये डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, वो ऑब्वियसली आप बना सकते हो, आपको याद होनी चाहिए। जो डायरेक्ट याद होनी चाहिए वो क्या है सर, ठीक है। वेलोसिटी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, LT-1, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, LT-2, ठीक है, ठीक है। इसी से रिलेटेड फोर्स आपको डायरेक्ट, जो ज्यादातर यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं, बेसिकली कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। सो MLT-2 है ना। और वर्क या टॉर्क या काइनेटिक एनर्जी सब सेम होते हैं, ML2T-2, ये मतलब डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। लीनियर मोमेंटम याद होना चाहिए, ठीक है। लीनियर मोमेंटम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये इतनी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। प्रेशर, देखो मोमेंटम को भी आप पी से डिनोट कर रहे थे और प्रेशर को भी आप पी से डिनोट करोगे, तो आप इसको लिख लेंगे प्रेशर। और प्रेशर अगर आपको नहीं याद है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, तो आप इसको लिख सकते हैं ML-1T-2। ये चीजें आपको ना हमेशा हर जगह हर समय याद होनी चाहिए, ठीक है। आज की जो जर्नी है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आपको प्लस वन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्लस टू से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स की डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। और कहीं ना 99.9% क्वेश्चन इन्हीं का यूज करके आता है, हमेशा हमेशा हमेशा, किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओके सो क्या करना है सर, चलो भाई जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले जो कांस्टेंट है ना इंपॉर्टेंट, देखो दो तरीके के कांस्टेंट होते हैं आपके पास। एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है, और एक होता है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। भाई इस पे भी क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशनल की, ठीक है। डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या है, ठीक है। मैंने बोला आपको एक होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, एक होता है डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। तो सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे जरूरी है डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे कांस्टेंट जिनके डायमेंशन एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी बात करूंगा सर? ऑब्वियसली प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। आप प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करोगे, सबसे पहले आप प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करोगे, ठीक है। और प्लैंक्स कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं H से, और इसके डायमेंशन निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनमें से दो मैं आपको बताऊंगा जिससे इजीली आप उस चीज को रिप्रेजेंट कर सके। व्हाट इज दैट? सबसे पहला जो अभी 2022 में जो नीट में आपका क्वेश्चन आया था ग्राफ बनाने वाला, डी ब्रोगली वेवलेंथ, उससे आप निकाल सकते हो H/P, ठीक है। तो P है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम, लैम्डा तो आपको पता वेवलेंथ है, और वेवलेंथ तो लेंथ है, इसकी डायमेंशन तो लेंथ के इक्वल होगी, ठीक है। तो H यहां से आप कैलकुलेट कर लो, तो आएगा लैम्डा इंटू पी। अब देखो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए आपको सब कुछ पता है, मजा आएगा आपको, आप टेंशन मत ले, बस आप करते जाए, ठीक है। लैम्डा ये तो भाई फंडामेंटल है, L लिखेंगे, और ये मोमेंटम है, P इज द मोमेंटम, और मोमेंटम मैंने अभी निकाला था, ये देखो यहाँ पे MLT-1। मतलब ये याद रहेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको डायमेंशन बनाने में। आप क्या बात कर रहे हो, उड़ा डालेंगे, मचा डालेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऐड कर लो, दिस इज योर M, एंड ये L पावर 1 है, तो 2 हो जाएगी, T-1 हो जाएगा, एंड दिस इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट रिक्वायर्ड डायमेंशन, है ना। आप अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाना बढ़िया तरीके से, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बेहतरीन तरीके से पूछी जा सकती है हमारे एग्जाम में, जिनके पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, मैं वहां पे हर जगह डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहला जो डायमेंशनल कांस्टेंट है वो प्लैंक्स कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज किया, और उसकी डायमेंशन हमने अब देख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। दूसरा आ जाते हैं सर, है ना, दूसरा आ जाते हैं सर, ओके, दिस इज बोल्ट्जमैन। अच्छा एक चीज और, अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो, सपोज करो आप ये फॉर्मूला भूल गए, तो फिर क्या करेंगे सर? और बेहतरीन देखो,
तब आप एच न्यू ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होती है टाइम की इनवर्स। ऑब्वियसली इसकी डायमेंशन तो आपको पता ही होगा, फ्रीक्वेंसी की जो डायमेंशन होती है t-1, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट ये एनर्जी है, और एनर्जी आपको पता है ये रही, वर्क जो है वही एनर्जी है, जो वर्क है वही एनर्जी है, यहाँ से निकाल लेना, यहाँ से निकाल लेना, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट इजीली आप इनका यूज कर सकते हो, इजीली इनको याद भी रखा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों बोल्ट्जमैन पे, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात करते हैं और इसको हम के से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल के आप लिख सकते हो, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया सर। तो यार सर इसका जो डायमेंशन है वो याद नहीं होगा, किसी का भी नहीं होगा, इनमें से आपको बहुत रेयर डायमेंशन याद होती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें पढ़ के जाओगे तो कैसे याद रखोगे। दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, मेन है फॉर्मूला, और तुरंत वहां पे निकाल लो, विद इन सेकंड्स आप इनको जल्दी से सॉल्व कर सकते हो अगर बेसिक डायमेंशन आपको याद है। सो अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले कॉन्स्टेंट यानी बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट की, ठीक है। तो देखो, अच्छा एक चीज आपको यहाँ पहले ही समझनी पड़ेगी कि यार सर आप ये ना सॉल्व क्यों करा रहे हो, ये तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मतलब ऑब्वियसली मैं भी ये सोचूंगा कि यार मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ये कांस्टेंट है, इनके डायमेंशन आप याद करो, लेकिन अगर आप भूल गए तो फिर पंगा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप भूल गए तो फिर पंगा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कुछ कांस्टेंट बताऊंगा कि ये इस तरीके से सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ चीजें फिर मैं लिखाऊंगा आपको जो आपको याद भी रखनी है, ठीक है। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखो यार, अगर याद नहीं है, मेरे को खुद नहीं याद है यार, क्या बात कर रहे हो, इतनी कैसे चीजें याद रख लेंगे आप, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए, अगर आपका फॉर्मूला पता है तो भाई फटाक से, मुझे लगता है 5 to 6 सेकंड से ज्यादा आप टाइम लोगे, फटाक से उड़ा दोगे, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, गैस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी याद करो, केटीजी में पढ़ी थी आपने, 3/2 kT ये होती थी कि नहीं। 3/2 क्या है सर, कांस्टेंट है, उड़ा डालो, इसकी कोई डायमेंशन होती ही नहीं, के निकाल लो यहाँ से बॉस, तो के आ गया आपके पास E/T, और E तो एनर्जी है सर, mLT, T-2 सपनों में आती है सर अब तो एनर्जी, और T टेम्परेचर है, इसको भी के ही लिखेंगे, इसको और इसको स्क्वायर करके उड़ा मत देना ऐसे, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। तो इसको लिखोगे mL2, T-2 और K-1, दिस इज योर डायमेंशन ऑफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशन है। समटाइम अगर के वहां नहीं दे रखा है तो थीटा दे देगा टेम्परेचर की जगह, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। तो भाई ये कर लेना, और जितने भी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जल्दी से पहले उनको उड़ा देते हैं, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ वो कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन नहीं होती है, वहां से 100% क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं, क्योंकि उनको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सो अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक अच्छी बात बताओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूज करके ना मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो इसको आप याद भी रखना और सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है, याद भी रखना है, ठीक है सर। जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, ग्रेविटेशनल ओके कांस्टेंट, ठीक है, आपको पता है कैपिटल जी से इसको आप डिनोट करते हो, यार क्या बात कर रहे हो यार, 10वीं क्लास से पढ़ रहे हो उसके बारे में आप, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैसे निकालें सर अगर याद नहीं है, तो सबसे पहला एक्सप्रेशन यू कैन यूज Gm/r², ये आपका एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का, और ये कांस्टेंट है, यहां से निकाल सकते हो, सबसे इजी है। अगर ये नहीं यूज करना तो F = न्यूटन फॉर्मूला m1m2/r², ये यूज करो, डिपेंड अपॉन यू, है ना। मैं इससे निकाल रहा हूँ, तो G = हो जाएगा, देखो इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे Gr²/m, तो ऑब्वियसली तो मास है ये ऊपर जाके, m मास तो स्टैंडर्ड होता है, और G एक्सेलरेशन है तो LT-2, और R रेडियस है तो L, और L का स्क्वायर भी है, हो गया बस, इसकी डायमेंशन आ गई आपके पास, m-1 L3 T-2, ये याद भी रखना है, ये याद भी रखना है, इजी है ना सॉल्व करना, ये फॉर्मूला यूज करो, अदरवाइज ये दोनों में से कोई भी है याद करो, डायमेंशन अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम गाइज, नो प्रॉब्लम। अब फोर्थ पे बात करते हैं, तो मैंने जैसे कि बोला आपको जो भी इंपॉर्टेंट है उसी की मैं बात करूंगा यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दैट सर, ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, आपको पता है लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, समझ गए, गाढ़ापन, जैसे ऑयल ले लिया, पानी ले लिया, तो किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट। तो विस्कोसिटी को आप ईटा से डिपेंड कोफिशिएंट को ईटा से डिनोट कर देते हो। इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, F = 6π∗VR, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ईटा यहां से आप निकाल सकते हो इजीली, फोर्स ओवर VR, V वेलोसिटी है, लिखते रहना आप कौन क्या है, V वेलोसिटी है, R रेडियस है, जैसे एक लिक्विड है आपके पास, ठीक है, और एक बॉल उस पानी में आपने डाल दी जिसकी रेडियस R है, इस तरीके से लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो ईटा है, और बॉल का जो साइज है रेडियस वो R है, और बॉल जिस वेलोसिटी के साथ जा रही होगी वो V है, सिंपल। तो रख दो यहाँ पे वैल्यू, देखो फोर्स है mL T-2, ये सबने पढ़ लिया है, वेलोसिटी अब सबको याद है,
ठीक है, और ये आर रेडियस है, रेडियस तो लेंथ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको, आप चेक करें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल उड़ा दो, ये हो गया, ये हो गया, तो ये आएगा एम एल माइनस वन, एक टी, देखो यहाँ -2 है या -1 है, एक टी कैंसिल, तो टी -1। याद रखना आसान है, थोड़ा इजी सा फॉर्मूला बन गया है। तो ईटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है एम एल -1 टी -1, ये आपके पास बन के तैयार हो चुका है। कूल ना, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब फिफ्थ, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। व्हाट इज दैट सर? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ओके, इसको भी के से डिनोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम में, दो बार आ चुका है यार, ठीक है। तो यार सर ये ज्यादातर क्यों पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि उसके फॉर्मूले में एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है। याद करो जब हम एक कंडक्टिंग रॉड की बात किया करते थे, एक कंडक्टिंग रॉड की बात करते थे, और इसकी लेंथ अगर हमने कुछ मान ली एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया ए, ठीक है ना, और यहाँ पे इस एंड पे टेम्परेचर मान लिया T1, इस एंड पे टेम्परेचर T2, तो उसमें हीट फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, हीट जा रही है इसमें Q, और यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम भी लगेगा उसको, लेट्स सी स्मॉल t, और जिस रॉड में वो जा रही है उस मटेरियल की कुछ कंडक्टिविटी होगी, उसको बोलते हैं हम K कोफिशिएंट। तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी इंपॉर्टेंट है ये, तभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी पूछ लेता है। तो पता हो क्या बोलता है, जो हीट फ्लो कर रही है ना यहां से यहां तक, हीट का रेट लेना है, हीट डिवाइड बाई टाइम, एंड दिस विल बी इक्वल टू K टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है ना, इनटू A ओवर L, ठीक है। ये फॉर्मूला ही होता है इसका, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए K की ना यहाँ डायमेंशन भी पूछ सकता है और यूनिट भी पूछ सकता है। तो ये जो हीट है, एनर्जी है ये, तो ये तो एनर्जी है, और ये टाइम है, तो देखो कैसे निकालोगे, K निकालो, यहाँ से K कितना आएगा सर, Q बाई टी एज इट इज, ये L ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे एरिया आएगा और चेंज इन टेम्परेचर आएगा, तो यहाँ से निकाल लो। देखो तो भाई हीट एनर्जी क्या होती है, ml2T-2, एनर्जी तो एनर्जी है भाई, लेंथ है तो लेंथ ही लेंगे, यहाँ टाइम, ये क्या है, टाइम है बॉस, ध्यान रखना, दैट इज टाइम T, ठीक है, दैट इज T, ठीक है। एरिया L² हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर K केल्विन, और चूंकि K यहाँ पे भी यूज हो रहा है तो बस ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। तो मैं K लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, ये L² से L² कैंसिल, तो यहाँ बचा M, पहले L लिखेंगे फिर T, तो एक L बचा, ये T ऊपर जाके -2 है, T ऊपर जाके -1 यानी -3 हो जाएगा, यानी T -3 और K -1। सो ये बन गया आपका K का डायमेंशनल फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। चेक करें आप, बिल्कुल कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए चेक करना है आपने, ठीक है ना। कैंसिल हो गया, M बचा, L बचा, T-3 हो गया और K -1, ओके, क्लियर है। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको यूज करने आने चाहिए, डायमेंशन ही तो निकालनी है, कर लेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, फिर बढ़िया तरीके से करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। सो यार मैं सारे वो टर्म यहाँ पे अभी यूज कर रहा हूँ जो +1 फिजिक्स में यूज किए जा रहे हैं। अब कुछ चीजें मैं नोट करके आपको बता दूं जो आपने लिखनी है और नोट करके याद रखनी है। व्हाट इज दैट सर? मतलब वो इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे जिनके डायमेंशन आपस में सेम होती है, तो एज इट इज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा स्ट्रेस, प्रेशर, इलास्टिसिटी मॉडुलस और एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे स्ट्रेस की डायमेंशन बताओ, या प्रेशर की डायमेंशन बताओ, या इलास्टिसिटी मॉडुलस की डायमेंशन बताओ, ठीक है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस, ठीक है, आप सबको पता होगा, इसमें आपने पढ़े होंगे यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, है ना, शेयर मॉडुलस। कोई भी मॉडुलस अगर बनेगा तो उसकी डायमेंशन, इन सबकी डायमेंशन आपस में इक्वल होगी। और एक चीज इसमें और है, एनर्जी डेंसिटी, है ना, एनर्जी डेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? अगर ये नाम कहीं भी यूज होता है तो इसका मतलब होता है एनर्जी जो भी होगी डिवाइड बाई वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी हम बोलते हैं, एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम। ऑल दे हैव सेम डायमेंशन, ठीक है। आप इनमें से किसकी भी डायमेंशन निकालो, देखो प्रेशर की आप निकाल चुके हैं, वही स्ट्रेस होता है, वही इलास्टिसिटी मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, कुछ भी हो, एनर्जी डेंसिटी, इन सब की डायमेंशन दोस्तों आप जो प्रेशर की डायमेंशन है उसके इक्वल होगी। व्हाट इज दैट? ml -1 T-2, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर डायरेक्टली। आप इस तरीके से भी अपने नोट्स बनाएंगे जिससे आप क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सके। और एक दो पॉइंट इसमें और है वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी पॉइंट नंबर 2, है ना। इनमें क्वेश्चन आने के काफी चांस बने रहते हैं। एक पॉइंट है इसमें, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और डीके कांस्टेंट,
यानी एंगुलर वेलोसिटी, जिसको आप ओमेगा से डिनोट कर सकते हो। डीके कांस्टेंट याद करो, डीके कांस्टेंट लैम्डा से डिनोट करते थे, याद करो। रेडियो एक्टिविटी डीके कांस्टेंट, बस नाम तो याद रख सकते हो ना यार, ठीक है। और क्या हो सकता है सर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये तो आपने बहुत सुना है। और वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है dv ओवर dx, जब वेलोसिटी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऑल दे हैव सेम डायमेंशन, इनके डायमेंशन हमेशा t-1 के इक्वल होगी। ऑल दे हैव सेम डायमेंशन, इनके डायमेंशन t-1 के इक्वल होगी। ये आप ध्यान रखेंगे, ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है, सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। पॉइंट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ सकता है। आप ये मानो अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से उसने चूज करके दिया कि जो पहले नहीं पूछा गया, तो कहां से आ गया, वो यहां से आ सकता है। दूसरा मेरे को दिखाई दे रहा है वेव नंबर पावर ऑफ लेंस रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। वेव नंबर की अगर बात करता है, ठीक है, वेव नंबर का मतलब 1/वेवलेंथ, वेव नंबर का मतलब 1/वेवलेंथ होता है, ठीक है। वेव नंबर की बात करता है या रिडबर्ग कांस्टेंट की बात करता है। रिडबर्ग कांस्टेंट याद करो, रिडबर्ग कांस्टेंट को आप R से डिनोट किया करते थे। और पावर है ना, लेंस की पावर, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस की बात, इन सब की जो डायमेंशन होगी ये है वेव नंबर, यानी ये आ जाएगी L-1 के इक्वल। अरे अभी भी जेईई मेन में क्वेश्चन इसका पूछा गया तो आपके एग्जाम में भी एज इट इज पूछा जा सकता है। तो वेव नंबर की बात करें, रिडबर्ग कांस्टेंट की बात करें, ऑल दे हैव डायमेंशन इक्वल टू L-1। पावर ऑफ लेंस भी 1/f होती है, याद होगा आपको, 1/f, और f है फोकल लेंथ, ये तो लेंथ है यानी L-1 ही आएगी ऑब्वियसली, ये आप याद रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये नोट्स में आपने लिख लेने हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूं, मैं वो नाम यहाँ पे लिखने वाला हूँ जिनको हम बोलते हैं डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसे कांस्टेंट जो डायमेंशनल लेस है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के नाम, ये बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो आपसे पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन, है ना, क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैविंग नो डायमेंशन, तो क्या करोगे बॉस वहां पे। तो जल्दी से आप लिखेंगे कुछ चीजें यहाँ पे जो बहुत जरूरी है, जो बहुत ज्यादातर पूछी गई है हमारे एग्जाम में। रेनॉल्ड्स नंबर, मैक नंबर भी हो सकता है पर वो ज्यादातर पूछा नहीं जाएगा। रेनॉल्ड्स नंबर इज इंपॉर्टेंट। रेनॉल्ड्स नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी, ये सबसे जरूरी है मेरे पास, ठीक है। तो सबसे पहला रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर। अगर आपसे पूछे रेनॉल्ड्स नंबर की डायमेंशन निकालो, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, बस ये ध्यान रखना, M0, L0, T0, जब किसी की कोई डायमेंशन नहीं होती। पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा सर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको याद होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिनोट करते हैं ना, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है ना सर। तीसरा रिलेटिव परमिटिविटी, नॉट परमिटिविटी, परमिटिविटी की होती है रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, एंड रिलेटिव, ठीक है, परमेबिलिटी, इसको डिनोट करते हैं ऑब्वियसली एप्सिलॉन r से और इसको म्यू r से। ये तो याद हो गया यार सबको, क्या बात कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव डेंसिटी भी हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में आ सकता है। फोर्थ में यहां लिख रहा हूं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि डेंसिटीज का रेशियो होता है ना यार, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होंगी तो एटलीस्ट ये। अच्छा एक नाम और भी आप याद रख सकते हो, अगर कभी पूछ लिया मैक नंबर, आप बोलोगे सर ये क्या नंबर होता है, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में ये यूज किए जाते हैं बेसिकली, रेनॉल्ड्स नंबर और मैक नंबर वहीं पे यूज किए जाते हैं। इनके नाम आपने सुने तो होंगे बट इन सब के तो सुने ही होंगे ऑब्वियसली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव परमेबिलिटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव डेंसिटी है। यू हैव टू रिमेंबर ये वो कांस्टेंट है जो ज्यादातर पूछे जा सकते हैं और ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। इनकी ऐसे कांस्टेंट जिनकी डायमेंशन नहीं होती, इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो कांस्टेंट थे जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। +1 से रिलेटेड ये सारे टर्म्स अब आपके दिलो दिमाग में होने चाहिए बॉस, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, +2 से रिलेटेड सारे टर्म्स की डिस्कशन करेंगे और फिर इनसे मिलके बनने वाले न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम उड़ा सकते हैं अगर इतनी सारी चीजें आपने आपके दिलो दिमाग में एंटर कर गई और आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर ली, याद भी होनी चाहिए और कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। सबसे जरूरी बात है फॉर्मूला, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, मैं इतनी देर से यहाँ पे बकवास किए जा रहा हूँ, इतनी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना।
सबको याद रखना टिपिकल है। अभी तो जो धुरंधर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उनके डायमेंशन याद रखना, दैट इज नॉट पॉसिबल मैन। सो यू हैव टू रिमेंबर द बेसिक formulas dimension, basic quantities dimension and the formula of all these फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो जो डिस्कस करूंगा बस उस पर ध्यान दें आप, आपको किताबों में कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, यहीं से आएंगे, मैं लिख के देता हूं आपको, ठीक है। अब चलते हैं प्लस 2 से रिलेटेड टर्म्स की तरफ, ठीक है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वो सारे टर्म्स डिस्कशन करने के लिए जो हमारे प्लस 2 फिजिक्स से रिलेट करते हैं, और कहीं ना कहीं देखा गया कि इससे प्लस 1 से और प्लस 2 से दोनों का कॉम्बिनेशन सेम रहता है अगर डायमेंशन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो भाई 3 आ रहे हैं तो एक उससे आ गया, 2 उससे आ गया, 2 से प्लस 1 से आ गया, एक प्लस 2 से रिलेट करके आ गया, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहले हमें जो डायमेंशन याद रखनी है, व्हाट इज दैट, चार्ज, ठीक है। यूज होगा ऑब्वियसली, तो चार्ज आप सबको पता है क्यू होता है और क्यू इक्वल टू होता है आई, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। और चार्ज को बनाने के लिए करंट यूज हुई है और टाइम, और करंट और टाइम दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मतलब दोनों की डायमेंशन नोन है, तो मजा आ गया है। तो भाई इसकी जो डायमेंशन आएगी व्हाट इज दैट सर, ए, और इसकी बन जाएगी टी, तो दिस इज ए टी। मतलब ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि इसका यूज होगा, दैट्स व्हाई आपको पहले से ही पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में। सो पहला हो गया आपके पास चार्ज, एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जितनी भी बातें मैं करूंगा वो शानदार बातें करूंगा, है ना, तो आप बस देखते रहें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वी से डिनोट करते हैं, वी इक्वल टू होता था वर्क ओवर चार्ज, याद करो, वर्क ओवर चार्ज, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को कैरी करने में जो वर्क करना पड़ता था, याद होगा आप सबको। तो भाई इजी वाला फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, वर्क हमें पता है, सपनों में देखते हैं, ml2 t-2, और चार्ज अभी निकाला है at, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लेके जाओ तो पोटेंशियल की डायमेंशन फटाक से आ गई। mlt की सीरीज में लिखेंगे ml, तो ml2, t नीचे से ऊपर जाएगा -3 होगा, a जाएगा -1 होगा। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 3 क्या होगा सर, अगर पोटेंशियल आ गया ना बॉस तो तुरंत रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है ना, तुरंत इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है बॉस। इसको हम R से डिनोट करेंगे सर, बिल्कुल। तो ओम्स लॉ यूज कर लो, V इक्वल टू आई आर, तो R आ जाएगा सर V बाई आई, बिल्कुल आ गया। तो R की डायमेंशन कितनी आ गई सर, V की एरिया याद नहीं होगी ना, देखो इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसलिए फॉर्मूला बता रहा हूँ कि वहां पे आप फटाक से निकाल सको, ठीक है। तो यहां से पटक दो, ml2 t-3 a-1, और नीचे करंट तो पहले से है a, एक ऊपर लेके जाओ तो ml2 t-3 a-2, ये बन गया देखो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। दिस इज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्लियर है। तो इस तरीके से आप देख ले, थर्ड पॉइंट पे ये आपको याद होना चाहिए। और ये सारे ना आपस में रिलेट करते हैं, पहले चार्ज था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजीली निकाल लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था तो रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब देखो और भी कमाल, और क्या होगा सर, 2 और याद रखने, इसमें 2 और याद रखने, मजा आएगा, ठीक है। क्या सर, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। फोर्थ क्या है सर, ठीक है, कैपेसिटेंस, है ना, कैपेसिटेंस C, इसकी डायमेंशन निकालनी है, ठीक है, कर देंगे ना। तो भाई क्या याद रखूं सर इसके लिए, मैं फॉर्मूला याद रखो यार कैपेसिटेंस का बेसिकली, ठीक है। आपको पता है Q इक्वल टू होता है CV डेफिनेशन से, ठीक है, सिंपल है। तो C निकालो, देखो Q बाई V, सब कुछ पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, पटक दो, फिर किसका इंतजार कर रहे हो, मेरे साथ साथ खुद से सॉल्व कर लो। तो यार सर AT होता है चार्ज, और पोटेंशियल ये निकाला था मैंने यहाँ पे ml2 t-3 एंड दिस इज a-1, इसको ऊपर लेके जाएंगे आप तो C की डायमेंशन आपको आ जाएगी। याद नहीं रख सकते, मैं फिर बोल रहा हूँ, फॉर्मूले पे फोकस करेंगे, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो M ऊपर लेके जाओ, m-1, फिर L को काउंट करो, ये रहा L 2 ही है तो -2 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा, एक T पहले से 4 हो जाएगा प्लस का, A पहले से है, एक नीचे से ऊपर जाके +2 हो जाएगा। तो ये बन गया आपकी कैपेसिटेंस की डायमेंशन। कहीं पे मेरे से कोई एरर हो जाए ना कैलकुलेशन में, आप चेक कर लेना, खुद भी सॉल्व करना, मेरे को बता देना, ये आपका काम बनता है, अब आप मेरे साथ साथ हो, ठीक है। अच्छा सर ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम उस डायमेंशन की बात करते हैं जिसने तहलका मचा रखा था जेईई मेंस की एग्जामिनेशन में, हाँ, इस साल, ठीक है। क्या है सर, चलो भाई, 4th 5th, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, जिसको हम L से डिनोट करते हैं कि नहीं। और इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अगर वो सेल्फ इंडक्टेंस की बात नहीं कर रहा ना तो म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेगा, और म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के कोएफिशिएंट को M से डिनोट करते हैं, दोनों की डायमेंशन सेम होती है पहली बार। तो निकालेंगे कैसे, देखो एनर्जी का यूज करो, 12LI², ये एनर्जी होती है,
किसी भी कॉइल में जो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है वो ये होती है, ठीक है ना। तो हाफ तो कांस्टेंट है, इससे हमें मतलब L इज नॉट लेंथ, L इज द सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट, रिमेंबर, एंड दिस इज एनर्जी, दिस इज करंट। सबसे आसान फॉर्मूला यही है। तो यहाँ से कैसे निकालोगे, L इज इक्वल टू U बाई आई स्क्वायर, यानी ये हो गया ml2 t-2 और I का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन आ गई आपके पास, दिस इज ml स्क्वायर t-2 A-2, ये आ गई डायमेंशन। दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट डायमेंशन, और यही डायमेंशन है म्यूचुअल कोएफिशिएंट इंडक्शन की, ठीक है। तो L से L मत उड़ा देना यहाँ से, ये L लेंथ है, ये L यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कोएफिशिएंट है, इतना ध्यान रखना है। तो ये काफी जरूरी और काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेट करके काफी क्वेश्चन आते हैं। अभी तो मंजिल अभी जरूरी है, चलना बहुत चलना है। अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। जो धांसू और थोड़े टिपिकल से टर्म्स हैं जिनको सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, उनकी तो बात बाकी है ना बॉस, ठीक है। देख लो एक बार जल्दी से, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। 5 हो गए ना +2 से रिलेट करके टर्म्स। तो जो भी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट और धांसू से टर्म्स है ना, जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, इजी तरीके बताऊंगा सबका, यू डोंट वरी अबाउट दैट। तो उसका आपको याद रखना है, ठीक है, उसको आपको याद रखना और कैसे उड़ाना है ये भी देखना है। तो चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो गए 5 हो गए, 6 की बात करेंगे, दैट इज म्यू नोट पहले नहीं करेंगे, एप्सिलॉन नॉट, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। दिस इज योर परमिटिविटी, लिख लेना यार, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यूज होता है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन निकालनी है हमें, चलो भाई ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डायमेंशन निकालेंगे। तो तकलीफ तो बहुत होती है ना यार, सर अगर फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है बॉस, ठीक है। तो देखो तकलीफ तो सहनी पड़ेगी यार, हर चीज में तकलीफ सहनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो याद करो उसका फॉर्मूला, बताओ जरा मेरे को याद करके इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, कैसे यूज करने वाले हो। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करता है और ये सबसे पहले आपने कूलम्ब्स लॉ में सबसे पहले इसका यूज किया आपने, तो उसी से निकालेंगे ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज होते थे Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं, इसको ऊपर लेके जाओ उसको नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर FR स्क्वायर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर, चार्ज 2 हैं, 2 3 4 5 कितने भी होंगे, क्या मतलब, चार्ज तो चार्ज है ना। इसकी भी डायमेंशन 80 होगी और इसकी भी 80, तो इसका स्क्वायर कर दो ना। और फोर्स की डायमेंशन हमें पता है ml/t-2 होती है, और रेडियस डिस्टेंस तो L होती है, इसका स्क्वायर भी है, ऊपर लेके जाओ तो क्या बनेगा सर, m-1 बनेगा। एक L ये रहा, एक L 3 हो गया, L-3 हो गया, T ऊपर पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर जाके पॉजिटिव T4 हो जाएगा, और A स्क्वायर, ये बन गई, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ब्रह्मास्त्र तरीके से पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, रिलेटिव नहीं है। अगर ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा सर, अब हमें निकालनी पड़ेगी दोस्तों डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक, ये फंसाएगा अब आपको, ये तोड़ेगा अब आपको, ठीक है, ये तकलीफ देगा अब आपको। बहुत सारे एक्सप्रेशन है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसका यूज करके आप इसको कर सकते हो, पर सबसे शानदार बता रहा हूँ, उसके लिए आपको क्या याद रखना है, इतनी मेहरबानी कर लेना, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको याद रखना, ठीक है। हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट का जो एक्चुअल फॉर्मूला वो होता है √ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना। कभी कभी इस पूरे की डायमेंशन पूछ लेता है कि इस पूरे की डायमेंशन बताओ, तो ये स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है डायरेक्ट। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 में c स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको निकाल लेना, इसको नीचे लेके आना, तो म्यू नॉट आ जाएगा 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको निकालना आसान है, यहाँ से निकालना आसान है, क्योंकि इसको भी निकालने के लिए आपको पहले एप्सिलॉन नॉट निकालना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा ना भाई, अगर आप बहुत लेंथी प्रोसेस से बचना चाहते हो, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे सर, आराम से निकाल सकते हो, कोई पंगा नहीं है। देखो म्यू नॉट की डायमेंशन कैसे आएगी, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये हमें पता है LT-1, लाइट स्पीड तो स्पीड है ना, और इसका स्क्वायर भी है, और एप्सिलॉन नॉट आपने अभी भी निकाला, ये रहा, तो m-1 L-3 T⁴ A। देखो कैसे याद रख लोगे यार, इसलिए प्रोसेस याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो चलो, पहले मास ढूंढो, फिर लेंथ ढूंढो, फिर टाइम, फिर T ढूंढो, फिर A ढूंढो, ठीक है। मास मतलब m ऊपर जाएगा तो m एक ही है, फिर L यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +2 है, तो ये -3 ये +2 है, देखो इसकी पावर 2 है ना, तो L की 2 हो जाएगी, तो -1 बचेगा, यानी ऊपर जाके L हो जाएगा, ठीक है। L हो गया, T -2 है और यहाँ पे
+4 है तो +2 बचेगा, तो t-2 बचेगा ऊपर जाके, और a हो जाएगा a-2। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, बाकी आप एक बार चेक कर लेंगे। L2 या -1 यानी L ऊपर जाएगा, -2 +2 ही बचेगा, t ऊपर जाएगा, और फिर आपके पास बचा a2 हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, है ना, तकलीफ देने वाली बात। तो ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, जो कि इक्वल होती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट की। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, याद रखना। तो इसकी डायमेंशन आपके पास आ गई दोस्तों, ml t-2 a-2, ठीक है ना। ये आ गई आपकी इसकी डायमेंशन, ठीक है। ये हो गया आपका 7 पॉइंट नंबर 7, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 8 की बात कर ले हम जरा, ठीक है। पॉइंट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कभी भी एक ऐसा रेशियो पूछे जाए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में अंडर रूट है ना, यानी म्यू नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, और इस पे रूट लगाओ, तो इसकी डायमेंशन हमेशा रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। याद रखना, घर पे सॉल्व करना और रेजिस्टेंस की डायमेंशन को मैच कराना, यही आ रहा है कि नहीं। एक ये रिजल्ट याद रखना है, C = 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। C की डायमेंशन के इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट, और ये रेशियो जो होता है ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन के इक्वल होता है। ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। एप्सिलॉन नॉट जो है म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट बाय म्यू नॉट नहीं होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। दूसरा क्या याद रखेंगे सर, देखो दूसरा याद रखना, अगर आपसे पूछे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² की डायमेंशन निकालो, इसकी डायमेंशन निकालो, तो देखो यहाँ पे 1/2 तो कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म आपको दे दिया है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड है। और भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन आप निकाल सकते हो, किससे निकाल सकते हो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहां से आ जाएगी इजीली, है ना, नो प्रॉब्लम। बट आपसे इस पूरे फॉर्मूले का डायमेंशन पूछा है, तो क्या करोगे, याद रखो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है ना पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो एक्चुअली में ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है एक्चुअली में। तो इसको ना निकाल के आप इसका रिजल्ट याद रखो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी होती है ml2 t-2 और वॉल्यूम होता है L3। तो इसकी डायमेंशन आपको दिख रही है, 2 L कैंसिल हो गए, ml-1 t-2। हमेशा याद रखियो, भूलने का नहीं बॉस, भूलने का नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर इसके थ्रू उसको सॉल्व करोगे ना, एप्सिलॉन नॉट E की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एप्सिलॉन नॉट बहुत लॉन्ग प्रोसेस पड़ेगा, तो इसका नाम याद रखो कि एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट, उससे आसान हो जाएगा ना, उससे सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उससे रिलेटेड बात करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड बात करेंगे, उड़ा डालेंगे फिर, ठीक है। ओके दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन अगर पूछे, मैग्नेटिक फ्लक्स की पूछे, तो भाई क्या कर सकते हो आप, देख लो यार, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर हो गया था कौन से वाला, जो भी होगा आप देख लेना। मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं, आपको पता है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यार ये बहुत ईजी है, आप इसको निकाल सकते हो, फोर्स वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, IBL से, ठीक है। आपको पता है करंट कैरिंग वायर पे फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट करता है वो IBL ही होता है, ठीक है। तो B यहां से निकाल सकते हो, तो ये आ जाएगा F/IL, और F आपको पता है ml-t-2, एंड दिस इज करंट A और लेंथ है दैट इज L कैंसिल, तो ये बनेगा m-t-2 a-1, ये आएगा आपका B, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन। एक बार चेक कर लेंगे आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे पूछेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ सकता है, फाई से डिनोट करते हैं ना, तो फाई इक्वल टू होता है BA, और B आपने यहां से निकाल दिया, A एरिया होता है, तो क्या बात कर रहे हैं, उड़ा नहीं सकते आप, इसको उड़ा डालेंगे यार सर, तो ये आ जाएगा B है आपके पास m-t-2 a-1, और एरिया L2 होता है, तो फाई की जो डायमेंशन आएगी वो आएगी ml-2 a-1। दिस इज योर डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कूल। अब एक चीज मैं लिख रहा हूं जो आप सॉल्व करके लाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। डायमेंशन आपने फाइंड करनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट की, सिग्मा। स्टीफन्स कांस्टेंट का नाम आपने सुना ही होगा, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ में यूज होता था स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है, सिग्मा। इसके डायमेंशन आप मेरे को कैलकुलेट करके दिखाएंगे, और इतनी एटलीस्ट आपने बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है ना। नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको मिलेगा उसमें कुछ न्यूमेरिकल होंगे, और इसका लास्ट कंसेप्ट होगा जिसमें सारे हर टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, ठीक है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स जो इसमें यूज होती हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
लेकिन यार देखो, अगर मैं आपके लिए इतनी तरीके से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपने मेरे से डबल मेहनत करनी है। नोट्स बना के प्रैक्टिस करके आज के आज ही खत्म करना है। चीज़ों को बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, ये ध्यान रखना बॉस, ठीक है। अगर आप मेरे साथ चल रहे हो तो बैकलॉग क्रिएट नहीं करेंगे, और आप आज के आज ही प्रैक्टिस करेंगे और बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से सारी चीज़ें को अच्छे से सीखेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर इनमें से कोई आया है, आज ही जाके फोड़ देना, ठीक है। आज ही जाके फोड़ देना और सॉल्व कर लेना, बाकी तो मैं कराऊंगा ही ना बॉस, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करना बढ़िया तरीके से, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।